हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेरी कक्षा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 के नए चैप्टर 3 ए के बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार है। टोटल 10 सेक्शन है जो 23 ए से लेकर 23 जे तक है। इसमें सबसे पहले हम सेक्शन जो 23 जे है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में स्पेसिफिक काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड्स की बात हुई है। और जो सेक्शन 23 जे है वो डिफाइन करता है इस चैप्टर के पर्पज से लैंडलॉर्ड कौन कौन होंगे। तो आइए देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, landlord means a landlord who is a retired servant of any government, including a retired member of defense services or a retired servant of a company owned or controlled either by the central or state government, or a widow or a divorced wife or physical handicapped person, and lastly a servant of any government, including a member of defense services who, according to his service conditions, is not entitled to government accommodation on his posting to a place where he owns a house, or is entitled to such accommodation only on payment of a penal rent on his posting to such a place। इसमें जो है हम 5 तरह की लैंडलॉर्ड की कैटेगरीज को पढ़ेंगे। तो जो पहला लैंडलॉर्ड होगा, जो कैटेगरी होगी, वो है ऐसे पर्सन की जो एक रिटायर्ड सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और इसमें जो है डिफेंस सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। कैटेगरी आती है वो रिटायर्ड सर्वेंट की आती है, जो किसी कंपनी को ओन करते, किसी कंपनी को ओन करते, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज हैं और उनके कंट्रोल में ऐसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज के जो रिटायर्ड सर्वेंट है वो भी लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आएंगे इस चैप्टर के पर्पज से। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है, कोई विडो हो सकती है, विधवा, या कोई डाइवोर्स वाइफ हो सकती है। इस कैटेगरी में हस्बैंड नहीं है, यहाँ पे जो बात की गई है वो सिर्फ वाइफ्स की बात करी गई है। नेक्स्ट कैटेगरी है फिजिकल हैंडीकेप्ड पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है। एंड लास्टली किसी गवर्नमेंट का कोई ऐसा सर्वेंट जिसमें डिफेंस सर्विसेज के भी मेंबर्स आ सकते हैं, जिन्हें सर्विस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट एकोमोडेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं होंगे उस जगह पे जहाँ उनकी पोस्टिंग होगी, जहाँ उनका खुद का कोई घर है जो उन्होंने ओन किया हुआ है, या फिर सिर्फ उतने अकोमोडेशन के लिए एंटाइटलमेंट हो गई जब वो पेनल रेंट जो है उस पर्टिकुलर पोस्टिंग में प्लेस करें, पोस्टिंग में रहेंगे और देंगे गवर्नमेंट को। ऐसे केसेस में ये पर्टिकुलर जो है 5 काइंड्स ऑफ कैटेगरीज है जो इस चैप्टर के अंदर स्पेशल लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आती है। आइए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे जो लैंडलॉर्ड्स हैं इनको यदि चाहिए पोजीशन, वेकेंट पोजीशन चाहिए, तो क्या प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन 23A, जो बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट ऑन ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। इस चैप्टर के अंडर में यदि किसी लैंडलॉर्ड को बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है रेसिडेंशियल हाउस की, तो उसके लिए एविक्शन का क्या स्पेशल प्रोविजन होगा। ये सेक्शन बात करता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, एंड लैंडलॉर्ड में सबमिट एन एप्लीकेशन signed and verified in a manner provided in the rules 14 and 15 of order 6 of first schedule to the code of civil procedure, as if it were a plaint to the rent controlling authority on one or more of the following grounds for an order directing the tenant to put the landlord in possession of the accommodation। ये क्लॉज ये बात करता है कि किसी भी अदर लॉ में कुछ भी लिखा हो जो एट प्रेजेंट टाइमिंग फोर्स है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हुआ है, उसके अलावा उसके कॉन्ट्ररी के जो लैंडलॉर्ड है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा आरसीए को, जो अकॉर्डिंग टू सीपीसी की जो ऑर्डर और 6 है, उनका जो रूल्स ऑफ 14 एंड 15 है, जो प्रिंट के साइन एंड वेरिफिकेशन की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आरसी के पास एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा। जैसे कि वो कोई एप्लीकेशन ही एक प्लेंट है, किस ग्राउंड्स पे करेगा, जिन ग्राउंड्स पे टेनेंट को जो है एविक्ट किया जा सकता है, और कौन से ग्राउंड्स होंगी ये हम आगे पढ़ते हैं। ए बोलता है, सब क्लॉज ए बोलता है दैट द एकोमोडेशन लेट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इज रिक्वायर्ड बोनाफाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर ऑक्यूपेशन एज रेसिडेंस फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली or for any person for whose benefit the accommodation is held, and that the landlord or any such person has no other reasonably suitable residential accommodation of his own in his occupation in the city or town concerned। यदि कोई एकोमोडेशन ऐसा है जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया गया था, उसकी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड द्वारा, या फिर उसके खुद के लिए चाहिए, या उसके किसी फैमिली मेम्बर के लिए चाहिए, या किसी ऐसे पर्सन के लिए चाहिए जो जिसके बेनिफिट के लिए वो रिक्वायरमेंट है,
और ऐसे केसेस में जो एकोमोडेशन है वो टेनेंट द्वारा होल्ड किया गया है, तो लैंडलॉर्ड जो है वो एविक्शन के लिए जो है इस सेक्शन के अंडर में सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट टेनेंट यदि उसको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे जो मेजर कंडीशन है वो ये है कि उस पर्टिकुलर प्लेस, सिटी और टाउन जहाँ पे वो टेनेंट को एविक्ट करवा रहा है, वहाँ पे उसका कोई रीजनेबली सुटेबल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन खुद का नहीं होना चाहिए, उसके ऑक्यूपेशन में नहीं होना चाहिए, उसके पास में नहीं होना चाहिए, तभी वो टेनेंट को जो है एविक्ट करवाने का जो है प्लेन फाइल कर सकता है आरसी के सामने। आगे बढ़ते हम। इसका एक्सप्लेनेशन ही कहता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज एकोमोडेशन लेट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इंक्लूड्स any accommodation which having been let for use as a residence is without the express consent of the landlord used wholly or partly for any non-residential purposes, and secondly any accommodation which has not been let under an express provision of contract for non-residential purpose। इसका जो पहला ग्राउंड है एक्सप्लेनेशन का, ये बात करता है कि यदि हम बात करेंगे कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए एकोमोडेशन चाहिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो ऐसा कोई एकोमोडेशन जिससे लेट आउट किया गया रेजिडेंस पर्पस के लिए विदाउट द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, रेजिडेंशियल पर्पस से के लिए या तो पूरी तरह से या पार्टली जो है यूज़ किया जा रहा है। इस क्लॉज का मतलब ये है कि ऐसा अकोमोडेशन जो रेजिडेंशियल पर्पस के यूज़ के लिए दिया गया था, बट आफ्टर जो है रेजिडेंशियल पर्पस के बाद लेट आउट करने के बाद जो है बिना लैंडलॉर्ड की एक्सप्रेस कंसेंट, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो एक्सप्रेस कंसेंट है, उसकी लैंडलॉर्ड की बिना एक्सप्रेस कंसेंट की जो है टेनेंट जो है वोली या पार्टली जो है नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसको भी जो है रेजिडेंशियल पर्पस के ही पर्पस से माना जाएगा। एंड सेकेंडली ऐसा एकोमोडेशन जो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के एक्सप्रेस प्रोविज़न के लिए जो है नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं दिया गया है, तो ऐसे केसेस में जो है वो एकोमोडेशन लेट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस माना जाएगा। नेक्स्ट इसका क्लॉज भी बात करता है दैट द एकोमोडेशन लेट फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस is required bona fide by the landlord for the purpose of continuing or starting his business or that of any of his major sons or unmarried daughters if he is the owner thereof or for any person for whose benefit the accommodation is held and that the landlord or such person has no other reasonably suitable non-residential accommodation of his own in his occupation in the city or town concerned। पहला जो हमने क्लॉज ए पढ़ा था वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए था, ये जो क्लॉज बी है ये बात करता है नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। यदि किसी लैंडलॉर्ड को इस चैप्टर के अंदर जो है एकोमोडेशन रिक्वायर्ड है, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, किस लिए नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, अपना या तो बिजनेस कंटिन्यू करना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वो खुद का भी लैंडलॉर्ड को जो है सेल्फ के लिए भी रिक्वायर्ड हो सकता है या किसी उसके मेजर सन्स के लिए भी रिक्वायर्ड हो सकता है या अनमैरिड डॉटर्स के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है या फिर किसी भी पर्सन के लिए जिसके बेनिफिट के लिए वो एकोमोडेशन हेल्ड किया गया है। ऐसे केसेस में जो लैंडलॉर्ड है वो एक्शन का सूट ला सकता है टेनेंट के अगेंस्ट में। यहाँ पे भी सेम कंडीशन यही है कि लैंडलॉर्ड का जो है कोई अदर रीजनेबल सुटेबल नॉन रेसिडेंशियल एकोमोडेशन उस पर्टिकुलर टाउन में, उस सिटी में नहीं होना चाहिए, तभी वो एविक्शन का सूट टेनेंट के अगेंस्ट में जो है वो ला सकता है। नेक्स्ट इसका एक प्रोविजो है जो बात करता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन विद लैंडलॉर्ड हैज एक्वायर्ड एनी एकोमोडेशन और एनी इंटरेस्ट देयरइन बाय ट्रांसफर, नो एप्लीकेशन फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट ऑफ सच एकोमोडेशन शैल बी मेंटेनेबल एट द इंस्टेंस ऑफ सच पर्सन unless a period of 1 year has elapsed from date of such acquisition। ये प्रोविजो ये बात करते हैं कि यदि लैंडलॉर्ड का कोई राइट एक्वायर्ड हुआ है किसी एकोमोडेशन को लेके या कोई इंटरेस्ट उसको जो है मिला है उस एकोमोडेशन को ट्रांसफ़र के थ्रू में, तो वो एविक्शन टेनेंट के एविक्शन के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं लाएगा जब तक कि उस राइट के एक्वायर करने से 1 ईयर का जो टाइम है, 1 साल का जो टाइम है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। मतलब जिस पर्टिकुलर डेट से उसने जो है राइट उस पर्टिकुलर डेट से जब तक 1 साल नहीं बीत जाता तब तक वो किसी भी जो है टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन का सूट नहीं ला सकता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन 23B की तरफ जो बात करता है आरसी टू इशू समन्स इन रिलेशन टू एवरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 23A। हम जो इसमें सेक्शन पढ़ेंगे ये एक एक सेक्शन एक एक प्रोसेस की बात करता है। सेक्शन 123A जो था वो बात करता था कि सबसे पहले लैंडलॉर्ड जो है प्लेन फाइल करेगा आरसीए की तरफ। जब उसने एक बार आरसीए में प्लेन फाइल कर दी एविक्शन के सूट के लिए, तो उसके बाद आरसीए की क्या ड्यूटी है कि वो जो है टेनेंट है उसको समन इशू करेगा। तो ये इस सेक्शन में हम पढ़ते हैं द आरसी शैल इशू द टू द टेनेंट अ समन इन रिलेशन टू एवरी एप्लीकेशन रेफर टू इन
सेक्शन 23A इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। जो इस एक्ट का सेकेंड शेड्यूल है उसमें एक फॉर्म दिया गया है, एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि टेनेंट को कैसे इशू समन होगा जो भी एप्लीकेशन सेक्शन 23A के में प्लेंट के फॉर्म में जो है आरसी के पास में आएगी। प्लेंट एक बार जब फाइल हो जाएगी तो उसके बाद आरसी की ड्यूटी है कि वो टेनेंट को जो है समन इशू करेगा। सेकेंड क्लॉज बात करता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 16 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ टू द CPC regarding issue and service of summons to a defendant and summoning and attendance of witnesses to give evidence or to produce documents shall apply mutatis mutandis to issue and service of any summons to a tenant or opposing party or to a witness to give evidence or to produce document in an inquiry or proceeding under this chapter। ये क्लॉज बात करता है कि जो भी प्रोसीजर अपनाई जाएगी समन इशू करने की या फिर जो समन से उनकी सर्विस कैसे होगी, तालीम कैसे दी जाएगी डिफेंडेंट को, या किसी विटनेस को बुलाना है उसकी अटेंडेंस ये रिक्वायर्ड है, या किसी विटनेस को समन भेजना है एविडेंस देने के लिए या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए उस केस से रिलेटेड। तो जो भी अपोजिट पार्टी है या विटनेसेस है जिनको भी जो समन जाएंगे वो उनके लिए प्रोसीजर कहाँ से ली जाएगी, जो CPC का ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 16 है उसको एज इट इज़ अप्लाई किया जाएगा समन इशू करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स या उसको रिक्वायर करने के लिए। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 23C जो बात करता है टेनेंट नॉट एंटाइटल्ड टू कंटेस्ट एक्सेप्ट अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे क्लॉज 1 बात करता है द टेनेंट ऑन whom the summons is served in the form specified in the second schedule shall not contest the prayer for eviction from the accommodation unless he files within 15 days from the date of service of the summons an application supported by an affidavit stating the grounds on which he seeks to contest the application for eviction and obtains leave from the RCA as hereinafter provided, and in default of his appearance in pursuance of the summons or in default of his obtaining such leave, or if such leave is refused, the statement made by the landlord in the application for the eviction shall be deemed to be admitted by the tenant. The RC shall in such case pass an order of eviction of the tenant from the accommodation. ये क्लॉज ये बात करता है कि जो टेनेंट है जब उसको एक बार समन्स जो है वो सर्व हो जाएंगे जो भी सेकेंड शेड्यूल का फॉर्मेट दिया उसके अकॉर्डिंगली, तो जब तक उसको जो है एविक्शन का जो सूट है जो प्लेंट है उसको कंटेस्ट करने की जो प्रेयर है जो उसको ग्रांट नहीं की जाएगी जब तक कि वो जिस दिन से उसको समन सर्व हुआ है उसके 15 डेज़ के अंदर। यहाँ टाइम पीरियड जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक कि 15 डेज़ के अंदर समन जिस दिन से इशू हुए हैं वो एक एप्लीकेशन जो एफिडेविट के द्वारा सपोर्टेड है जिस पे वो ये लिखेगा कि किन ग्राउंड्स पे जो है वो उस एप्लीकेशन को कंटेस्ट करेगा या फिर जो है उसे आरसी से जो लीव लेनी पड़ेगी अपने डिफेंस को अपने सूट को कंटेस्ट करने के लिए वो नहीं ऑप्ट इन कर लेता है तब तक उसे जो है सूट कंटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि वो 15 डेज़ के अंदर जो है एप्लीकेशन जो है एफिडेविट से सपोर्टेड जो है सबमिट नहीं कर देता है। और यदि ऐसी कोई लीव है जो रिफ्यूज़ की कर दी जाती है आरसीए द्वारा तो जो लैंडलॉर्ड ने जो स्टेटमेंट दिया है अपनी एप्लीकेशन में जैसे हम प्लेंट बोलेंगे इस चैप्टर के अंडर में वो ऐसा मान लिया जाएगा जैसे टेनेंट ने जो है एडमिट कर लिया है। ये वाला जो सेंटेंस है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। तो जब आरसी ने यदि रिफ्यूज़ कर दिया है यदि वो 15 डेज़ के अंदर सबमिट नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा जैसे टेनेंट ने जो है वो एप्लीकेशन जो में जो भी लिखा है फैक्ट्स लैंडलॉर्ड ने वो एडमिट कर लिया है। और ऐसे केसेस में आरसी क्या करेगी और एक ऑर्डर पास कर देगी जो टेनेंट के अगेंस्ट में होगा जो उसके एविक्शन का ऑर्डर होगा। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है शेल किया है बट यहाँ पे एक प्रोविजो है जो बात करता है that the RCA may, for sufficient cause shown by the tenant, accuse the delay of the tenant in entering appearance or in applying for leave to defend the application for eviction, and where an ex parte order has been passed may set it aside। तो यहाँ पे जो है यदि RCA को लगता है यहाँ पे मैं डिस्क्रिशन है यहाँ पे RCA का अथॉरिटी जो है कि यदि उसे लगता है कि टेनेंट जो है सफिशिएंट कॉस्ट शोन कर रहा है कि उसका डिले क्यों हुआ या 15 डेज़ के अंदर वो एप्लीकेशन एफिडेविट द्वारा सबमिट क्यों नहीं कर पाया, अपना जो एक्सक्यूज़ है उसको रीजनेबल बता के जो है वो साबित कर देता है शोन कर देता है कि उसकी अपीयरेंस क्यों नहीं हो पाई या उसने लीव में अप्लाई करने के लिए डिले क्यों किया। तो ऐसे केसेस में जो है
आरसी जो है ऑर्डर जो है सेट सेट कर देगा, और यदि ऐसा कोई एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास किया गया है तो आरसी के पास पावर है कि वो ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड कर दे, मतलब वापस से जो है डिफेंडेंट को रिस्टोर कर देगा कि अपना सूट जो है कंटेस्ट कर सकेगा। डिफेंडेंट यहाँ से मतलब है टेनेंट। नेक्स्ट क्लॉज बात करता है द आरसी शैल विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन गिव टू द टेनेंट इफ नेसेसरी लीव टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन इफ द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट filed by the tenant disclose such facts as would disentitle the landlord from obtaining an order for the recovery of possession of the accommodation on the ground specified in section 233A। ये क्लॉज ये बात करता है जो आरसी है वो 1 महीने के अंदर, जिस दिन से जो है एप्लीकेशन की रिसिप्ट है उसके 1 महीने के अंदर जो है टेनेंट को यदि ज़रूरी है तो वो टाइम देगा कितना, किस लिए, लीव टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो लैंडलॉर्ड ने फाइल करी थी उसको कंटेस्ट करने के लिए, यदि ऐसी एप्लीकेशन जो है एफिडेविट द्वारा सपोर्टेड है जिसमें जो है डिस्क्लोज किया गया है कि ये टेनेंट की तरफ से रखी बात कही है कि जो लैंडलॉर्ड है वो डिसएंटाइटल्ड, इसका कोई हक नहीं बनता है फॉर फ्रॉम ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन, मतलब वो पोजीशन जो एकोमोडेशन उसके पोजीशन को रिकवर नहीं कर सकता है। तो ऐसे केसेस में जो आरसी है वो 1 महीने की डेट जो है 1 महीने के अंदर जो है एप्लीकेशन के रिसिप्ट से टेनेंट को टाइम देगा कि वो ऐसी एप्लीकेशन को जो है कंटेस्ट कर सके। इसके आगे हम बढ़ते हैं हमारे जो बात करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द आरसीए और ग्रांट ऑफ लीव टू टेनेंट टू कॉन्टेस्ट। जो भी आरसीए द्वारा जो है प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जब समन इश्यू हो जाएंगे, तो जब एक बार लीव ग्रांट हो जाएगी, वे लीव इज ग्रांटेड टू द टेनेंट टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन, द आरसीए शैल कमेंस द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन एज अर्ली एज practicable and decide the same as far as may be within 6 months of the order of granting of late leave to the tenant to contest the application। ये क्लॉज बात करता है जब एक बार आरसी जो है टेनेंट को लीव ग्रांट कर देगी कि वो अपनी एप्लीकेशन को जो है कंटेस्ट कर सकता है, तो जो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है आरसी को जल्द से जल्द जितनी हो सके जो है हियरिंग स्टार्ट करनी होगी, और उसे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कब से, जब से उसे लीव ग्रांट कर दी गई थी टेनेंट को, उसके 6 महीने के अंदर जो है आरसी को जो है डिसाइड करनी होगी वो एप्लीकेशन। यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 6 मंथ्स दिया गया है। इसके बाद क्लॉज 2 बात करता है द आरसी शैल वाइल होल्डिंग एन इंक्वायरी इन अ प्रोसीडिंग टू विच दिस चैप्टर अप्लाइज follow as far as practicable the practice and procedure of a court of small cases, including the recording of evidence under the Provisional Small Cause Courts Act 1887। The RC shall, as far as possible, proceed with the hearing of the application from day to day। ये क्लॉज ये बात करता है कि जो भी इंक्वायरी के लिए जो भी प्रोसीडिंग होंगी तो आरसी वो जो प्रोसीडिंग इस चैप्टर के अंदर फॉलो करेगी वो जितना हो सके, तो जो प्रैक्टिस या प्रोसीजर जो दी गई है कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट्स में, जैसे इस एक्ट में दिया गया है कि एविडेंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा या इंक्वायरी कैसी होल्ड की जाएगी, तो ये सारी प्रोसेस जो आरसी फॉलो करेगी वो अकॉर्डिंगली कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्सेज एक्ट में जो प्रोसीजर दी गई है वो फॉलो करेगी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आरसीए जितना पॉसिबल हो सके एज फार एज पॉसिबल जो है वो डे टू डे एप्लीकेशन को हर्ट करेगी, मतलब डेली जो है जितने पॉसिबल है अंटिल अनलेस कोई हॉलीडे नहीं आ रहा है या कुछ इमरजेंसी नहीं हो रही है तो वो रोज प्रोसीजर है वो चलेगा। क्लॉज 3 ये बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन बाय लैंडलॉर्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड the requirement by the landlord with reference to clause A or clause B as the case may be of section 23A is bona fide। जब ये बात आएगी कि लैंडलॉर्ड की जो एप्लीकेशन है क्या वो सही में बोना फाइड रिक्वायरमेंट पे है कि नहीं है, तो इस एक्ट के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो है यहाँ पे शेल प्रजम्पशन है, मतलब कोर्ट मान के चलेगी कि जो लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन है वो बोना फाइड रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर के अंदर में। ये जो क्लॉज है वो रिबर्टेबल प्रिजम्पशन की बात करता है कि अंटिल अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं हो जाता है ये मान के चलेगी कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट थी लैंडलॉर्ड की वो बोनाफाइड थी। आगे बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन 23E की तरफ जो बात करता है रिवीजन बाय हाई कोर्ट। यहाँ पे जो रिवीजन की पावर दी गई है वो हाई कोर्ट की दी गई है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन जनरली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
ये क्लॉज ये बात करता है, नॉट विथ स्टार्टिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 31 और सेक्शन 32, नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय द आरसी अंडर दिस चैप्टर। जो हमारे इस एक्ट के सेक्शन 31 एंड सेक्शन 32 है वो अपीलेट अथॉरिटी की बात करते हैं, अपील की बात करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो भी डिसीजन जो है ऑर्डर पास करेगी आरसी, उसकी जो अपील नहीं होगी इस चैप्टर की, इस चैप्टर के अंदर किसी भी ऑर्डर की, इस चैप्टर के अंडर में सिर्फ जो है रिवीजन होगा, वो भी कहाँ होगा, हाई कोर्ट में। ये क्लॉज बात करता है सेकंड, द हाई कोर्ट में एट एनी टाइम स्यू मोटो और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एग्रीव्ड for the purpose of satisfying itself as to the legality, propriety or correctness of any order passed by, or as to the regularity of the proceeding of the RCA, call for and examine the record of the case pending before or disposed of by such authority, and may pass such order in revision in reference thereto as it thinks fit, and save as otherwise provided in this section. In disposal of any revision under this section, the High Court shall, as far as may be, exercise the same powers and follow the same procedure as it does for disposal of a revision under section 115 of CPC, as if such proceeding of the RC authority is of a court subordinate to such court. ये क्लॉज ये बात करता है कि इस चैप्टर पे जो भी आरसी ऑर्डर्स पास करेगी उसका रिवीजन हाई कोर्ट में होगा। हाई कोर्ट जो है या तो स्यूमोटो खुद से किसी भी टाइम पे, या फिर किसी एग्रीव पर्सन की एप्लीकेशन पे, जहाँ उसको लगता है कि ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर की लीगैलिटी की पे बात है, प्रॉपराइटरी पे बात है, या किसी ऑर्डर की करेक्टनेस की को लेके बात है जो पास किया गया है, जिसमें प्रोसीडिंग्स की रेगुलरिटी को लेके बात है, जो आरसी ने ऑर्डर पास किया है, तो वो जो है रिकॉर्ड को कॉल फॉर कर सकती है, बुला सकती है और एग्जामिन कर सकती है रिकॉर्ड ऑफ द केस जो ऑलरेडी पेंडिंग है या फिर डिस्पोज ऑफ चुका है आरसीए द्वारा। यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो आरसीए है, और ऐसे रिकॉल करने के बाद, फाइनल करने के बाद जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है, मे पास सच ऑर्डर इन रिवीजन, जैसा उसको ठीक लगता है वो अकॉर्डिंगली जो है अपना रिवीजन में डिसीजन पास कर देगी, ऑर्डर पास कर देगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली जो भी कहा गया है। और जो प्रोसीजर हाई कोर्ट फॉलो करेगी वो अकॉर्डिंगली जो रिवीजन का जो प्रोविज़न है वो सीपीसी में दिया है सेक्शन 115 के में, उसकी पावर्स और जो प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंगली सीपीसी के सेक्शन 115 की तरह एज इट इज़ रहेंगी। और ऐसी कोई प्रोसीडिंग जो है आरसीए की वो ऐसी माना जाएगा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो हाई कोर्ट, आरसीए जो है वो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट की तरह मानी जाएगी इस क्लॉज के अंदर में। नेक्स्ट ये बात करता है, प्रोवाइडेड दैट नो पावर्स ऑफ रिवीजन एट द इंस्टेंस ऑफ पर्सन एग्रीव्ड शैल बी एक्सरसाइज्ड अनलेस एन एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड विद इन 90 days ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड। इस क्लॉज के अंदर यदि कोई हाईकोर्ट जो है स्यूमोटो लेती है तो उसका तो वो किसी भी टाइम पे हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेसली एट एनी टाइम, स्यूमोटो वो एनी टाइम ले सकती है। और यदि कोई पार्टी जो है एग्रीड पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उसके लिए उन्होंने टाइम पीरियड दिया है कितना, 90 डेज़ का। रिवीजन के लिए जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज़ के अंदर उन्हें एप्लीकेशन जो है एग्रीड पार्टी को प्रेजेंट करनी होगी हाईकोर्ट में, किस दिन से, जिस दिन से जो है आरसी ने ऑर्डर पास किया है। तो ये 90 पीरियड का जो टाइम पीरियड है इस सेक्शन की से इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते जो हमारा बात करता है सेक्शन 23F जो बात करता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। जो आरसीए है या हाईकोर्ट है उनको स्टे की पावर दी गई है इस एक्ट के अंदर में। तो ये बात करता है, द स्टे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एविक्शन passed by the RCA or by a high court shall not ensure for a total period of more than 6 months। मतलब यदि किसी टेनेंट के ऑर्डर जो एविक्शन का ऑर्डर है उस पर यदि स्टे लगाना है तो वो आरसी के पास भी पावर्स है और हाई कोर्ट के पास भी पावर्स है, दोनों के पास है। बट उसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो सिर्फ 6 मंथ्स का, मतलब आप मैक्सिमम 6 मंथ्स तक जो है ऐसे एविक्शन के ऑर्डर पे स्टे लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ जो बात करते हैं सेक्शन 23G। ये बात करता है रिकवरी ऑफ पोजीशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। ये सेक्शन बात करता है वेयर एन ऑर्डर फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट इज मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 23A, द लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन पोजीशन देयरऑफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। यदि सेक्शन 23A के अकॉर्डिंगली जो है क्लॉज ए की बात करें तो वो रेसिडेंशियल पर्पस और नॉन रेसिडेंशियल पर्पस की बात करते हैं। तो जब तक कि एविक्शन के ऑर्डर से 2 महीने का टाइम पीरियड नहीं निकल जाता तब तक जो है ऐसे अकोमोडेशन का जो पोजीशन है उसे वापस लैंडलॉर्ड को नहीं दिया जाएगा। ये 2 महीने का टाइम इसलिए दिया गया है ताकि जो टेनेंट है उसे दूसरा अकोमोडेशन ढूंढने के लिए टाइम दिया जा सके।
क्लॉज 2 बात करता है वेयर एन ऑर्डर फॉर द eviction ऑफ टेनेंट इज मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 23A द लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन पोजीशन देयरऑफ। जो पहला क्लॉज है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, जो सेकंड क्लॉज हम पढ़ रहे हैं वो नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे जब तक कि बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर के 2 महीने के अंदर जो है 2 महीने का टाइम पीरियड जब तक नहीं निकल जाता है, जब तक नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के हिसाब से भी जो है लैंडलॉर्ड को वापस से जो है पोजीशन नहीं लौटाया जाएगा। 2 महीने का टाइम टेनेंट को दिया जाएगा ऑर्डर से। सेकेंडली, यदि कोई ऐसा एकोमोडेशन है जो इन सिटीज़ में सिचुएटेड है, जो है ग्वालियर जिसमें लश्कर और मुरार दोनों आते हैं, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, रायपुर और दुर्ग अब छत्तीसगढ़ में चले गए सिंस तब से ये एक्सक्लूड हो गए हैं। या फिर ऐसी कोई अदर टाउन्स या सिटीज़ है जो स्टेट गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर रखी है इस पर्पस के हिसाब से, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो ऐसे केसेस में जब तक लैंडलॉर्ड टेनेंट को एक कंपनसेशन का जो है अमाउंट नहीं दे देता इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंशियल पर्पस, तब तक जो है वो एंटाइटल्ड नहीं होगा लैंडलॉर्ड पर्टिकुलर एकोमोडेशन का पोजीशन लेने के लिए। और जो कंपनसेशन है उसे कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो यदि इन जो है डबल द अमाउंट ऑफ एनुअल स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द एकोमोडेशन इन द फॉलोइंग केसेस। जो स्टैंडर्ड एनुअल स्टैंडर्ड रेंट है उसका डबल द अमाउंट देना पड़ेगा किन केसेस में, जहाँ पे एकोमोडेशन है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 complete years immediately preceding the date on which the landlord files an application for possession thereof, being used for business purposes or for any other purposes along with such purpose by the tenant who is being evicted। यदि कोई tenant है जिसे evict किया गया है नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के ग्राउंड पे और वो उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन में टोटल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 साल हो जाने चाहिए, कंप्लीट हो जाने चाहिए, जो है एविक्शन का सूट लाने से पहले वो उसको इमिडिएटली जो 10 साल थे उस पर जो था वो बिजनेस कर रहा था। यदि वो बिजनेस नहीं कर रहा था तो दूसरे पर्पसेस के साथ में वो बिजनेस कर रहा था जो नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के केस में कर रहा था, तो ऐसे केसेस में उसे जो कंपनसेशन का अमाउंट दिया जाएगा वो एनुअल स्टैंडर्ड रेंट का डबल अमाउंट होगा। Secondly, where during the aforesaid period of 10 years, the tenant carrying on any business in the accommodation has left it, and the tenant immediately succeeding has acquired the business of the predecessor either through transfer or inheritance। यदि ऐसा कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे ड्यूरिंग द 10 पीरियड ऑफ 10 ईयर्स में जो है बीच में जो टेनेंट था उसने जो है जो बिजनेस को कैरी कर रहा था, जो कर रहा था, उसने इसको छोड़ दिया और उसके बाद जो इमीडिएट सक्सेसर आया, इमीडिएट जो टेनेंट आया जिसने उस बिजनेस को एक्वायर किया या तो ट्रांसफ़र के थ्रू या इनहेरिटेंस के थ्रू उसको कंटिन्यू किया, तो जो पुराना टेनेंट था प्लस जो नया टेनेंट है उसको मिला के कंटिन्यूस 10 ईयर्स हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में भी जो है लैंडलॉर्ड को डबल द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट का जो है एज अ कंपनसेशन के तौर पे जो है टेनेंट को देना पड़ेगा। सेकेंडली, द अमाउंट ऑफ एनुअल स्टैंडर्ड रेंट इन अदर केसेस। यदि 10 साल का टाइम पीरियड नहीं हुआ है और अदर केसेस के तौर पे जो है उसे लैंडलॉर्ड को जो अमाउंट देना पड़ेगा वो एनुअल स्टैंडर्ड रेंट की इक्वल अमाउंट जो है टेनेंट को देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्लॉज जो बात करता है where the landlord recovers possession of any accommodation from the tenant in pursuance of an order made under clause A or clause B of section 23A, the landlord shall not, except with the permission of RCA obtained in the prescribed manner, relet the whole or any part of the accommodation within 2 years from the date of obtaining such possession, and in granting such possession the RCA may direct the landlord to put such evicted tenant in possession of the accommodation। ये क्लॉज ये बात करता है कि जहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है उसको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो चाहे नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, एक्वायर कर लेता है इस चैप्टर के अंडर, तो ऐसे केसेस में जो है वो 2 साल तक जो है वापस से रीलेक्ट नहीं कर सकता ऐसे अकोमोडेशन को विदाउट द परमिशन ऑफ आरसी। यदि आरसी ने उसे परमिट कर दिया है तब तो वो रीलेक्ट कर सकता है, बट यदि आरसी की परमिशन के बिना उसने पोजीशन रिकवर करने के बाद फिर से रीलेक्ट कर दिया जिस दिन से उसे पोजीशन मिला 2 साल के अंदर, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आरसी चाहे तो वो लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट कर सकती है कि जो उसने टेनेंट को एविक्ट किया था उसे ही वापस जो है एज अ टेनेंट बनाया जाए, एकोमोडेशन का पोजीशन उसे वापस से दे दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज where a landlord recovers possession of any accommodation as aforesaid and the accommodation is not occupied by the landlord if he is the owner thereof or by the person for whose benefit the accommodation is held within 2 months of obtaining such possession, or the accommodation having been so occupied is at any time within 2 years from the date of obtaining possession related to any other person other than the tenant, evicted tenant, without obtaining the permission of RCA
under subsection 3 or the possession of such accommodation is transferred to another person for reasons which do not appear to the RCA made to be bona fide, the RCA may, on an application made to in this behalf by such evicted tenant within such time as may be prescribed, direct the landlord to put the tenant in possession of the accommodation or to pay him such compensation as the RCA thinks fit. यहाँ पे जो है ये बात करता है क्लॉज कि जहाँ लैंडलॉर्ड ने जो एकोमोडेशन का जो पोजीशन था वो रिकवर कर लिया इस एक्ट के इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली, और ऐसा एकोमोडेशन जो है पोजीशन तो रिकवर कर लिया बट उसे ऑक्यूपाई नहीं किया लैंडलॉर्ड ने, यदि उसे खुद के लिए रिक्वायर्ड था या किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए लिया या अपने मेजर सन या डॉटर के लिए किसी फैमिली मेम्बर के लिए उसने लिया था, बट उन्होंने अभी तक उसको ऑक्यूपाई नहीं किया, उसको पजेस नहीं किया। कितने टाइम पीरियड के अंदर? जिस दिन से ऑर्डर आया उसके 2 महीने के अंदर जो है, जिस दिन उसे रिकवरी का पोजीशन लेना था उसके 2 महीने के अंदर यदि वो जो है ऐसे एकोमोडेशन का पोजीशन नहीं लेता है या फिर उसे पोजीशन तो ले लेता है बट 2 साल के अंदर जो उसे वापस किसी पर्सन को जो है रिलेट कर देता है, वापस किराए पे चढ़ा देता है, वो भी आरसी की परमिशन के बिना, या ऐसे कोई ग्राउंड में जो है किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है पोजीशन। यहाँ पे ट्रांसफ़र जो है वो ओनरशिप की बात नहीं हो रही है, वहाँ पोजीशन की बात हो रही है, वो भी किराए के पर्पज़ से किसी को कर देता है थर्ड पर्सन को, और उसकी जो रीज़न है ट्रांसफ़र करने के वो आरसी को बोनाफाइड नहीं लगते हैं। तो ऐसे केसेस में जो अथॉरिटी है वो लैंडलॉर्ड से बोल सकती है कि आपने जिस पर्सन को एविक्ट किया है, जो टेनेंट को एविक्ट किया था, आप उसको वापस उस एकोमोडेशन का जो है पोजीशन दो, और यदि आप पोजीशन नहीं दे सकते हो तो उसको कंपनसेशन दो जैसा आरसी को ठीक लगता है वैसा। लास्ट क्लॉज बात करता है where the landlord makes any payment to the tenant by way of compensation under subsection 2, the evicted tenant shall not be liable to refund the same to the landlord on being put in possession of the accommodation under subsection 3 or subsection 4। यदि आरसी का ऑर्डर मान के जो है लैंडलॉर्ड वापस से टेनेंट को पोजीशन में दे देता है तो उससे जो कंपनसेशन वो ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन के अंडर में दे चुका है वो वापस से उसे क्लेम नहीं करेगा। यहाँ पे जो है टेनेंट लायबल नहीं है वो कंपनसेशन का अमाउंट हटाने के लिए जो उसे एविक्ट करने पे जो टेनेंट को है नॉन रेजिडेंशियल पर्पज से जब उसे हटाया था और लैंडलॉर्ड को देना पड़ा था तो वो उसे रिटर्न नहीं करेगा वापस, यहाँ पे उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 23H जो बात करता है डिपॉजिट ऑफ रेंट पेंडिंग प्रोसीडिंग्स फॉर एविक्शन और फॉर रिविजन। यदि कोई प्रोसीडिंग है जो एविक्शन के सूट जो है पेंडिंग है या फिर रिविजन के केस में रेंट को कहाँ डिपॉजिट किया जाएगा, तो ये प्रोविजन बात करता है Section 13 shall apply mutatis mutandis in respect of an application for the recovery of possession of accommodation under Section 23A and in respect of proceeding for revision under Section 23E against final order by the RC under Section 23C or under Section 23D as they apply to a suit or proceeding instituted on any of the grounds referred to in Section 12. Provided that no suit or proceeding for eviction of the tenant is pending before any court at any in its stages in relation to the same accommodation। ये क्लॉज ये बात कर रहा है कि जब ये बात उठेगी कि किसी प्रोसीडिंग्स के पेंडिंग के दौरान चाहे वो एविक्शन के लिए है या रिवीजन फाइल किया गया है तो ऐसे केसेस में रेंट को कहाँ डिपॉजिट किया जाएगा, तो इस चैप्टर का जो सेक्शन 13 है जो हमने पुराने प्रीवियस हमारे लेक्चर में पढ़ा था वो सेम प्रोसीडिंग्स जो एज इट इज़ अप्लाई की जाएगी इस सेक्शन के अंडर में भी। यहाँ पे एक प्रोविज़ो दिया गया है जो बात करता है कि कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो टेनेंट के एविक्शन के लिए लाया गया है वो पेंडिंग है किसी कोर्ट के सामने। कोई भी सूट या कोई भी प्रोसीडिंग टेनेंट के एविक्शन को लेके जो है किसी भी कोर्ट के सामने किसी भी स्टेज पे जो है पेंडिंग नहीं होने चाहिए इस पर्टिकुलर सेम एकोमोडेशन को लेके, मतलब एक एकोमोडेशन को लेके जो है ई की तरफ जो है प्रोसीडिंग चली। लास्ट हमारा जो इस चैप्टर का सेक्शन है वो है सेक्शन 23I false and frivolous application। A landlord making a false or frivolous application under section 23A or a tenant seeking either permission to defend the application or adjournment on false or frivolous or vexatious grounds may be saddled with heavy compensatory cost not exceeding 6 months rent of the accommodation at a time as the RCA may fix। यदि कोई टेनेंट है जो कोई फॉल्स ग्राउंड लेता है या जो अपना एप्लीकेशन डिफेंड करने के लिए परमिशन मांगता है या एडजमेंट के लिए कोई फॉल्स क्लेम करता है या फ्रिवलेस या वेक्शियस ग्राउंड पे जो है वो एप्लीकेशन
सीक करता है, या फिर लैंडलॉर्ड जो है कोई फॉल्स या फ्रिवलेस एप्लीकेशन जो है प्लेन टेनेंट के अगेंस्ट में इस चैप्टर के अंदर जो है वो फाइल करता है, तो ऐसी केस में आरसी क्या करेगी, जो है यहाँ पे मे है, यहाँ इट्स नॉट कंपलसरी, बट यदि आरसी को लगता है तो वो हैवी कंपलसेटरी कॉस्ट जो है जिसका अमाउंट 6 मंथ्स रेंट मैक्सिमम हो सकता है, वो इम्पोज कर सकती है आइदर लैंडलॉर्ड और आइदर टेनेंट अंडर दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम अपने जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एनलाइटनिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, प्लीज शेयर दिस वीडियो, एंड ऑफ कोर्स फॉर more engaging legal content, make sure to subscribe to Vidhi Kaksha. Thank you.